फिल्म की शुरुआत होती है रैन और जेराड नाम के भाई बहन से जो बीच पर स्विमिंग सूट पहने बैठे थे। रैन समुद्र में डुबकी लगाना चाहती थी। जेराड बड़ी बड़ी लहरों से थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन फिर भी रेन के बार बार कहने पर वह पानी में कूद गया और दोनों ने काफी मजे किए। इसके बाद अचानक से सब कुछ धुंधला हो गया और हम एक कमरा देखते हैं जहां रेन की अचानक से आंख खुली और उसकी आंख से काला पानी बहने लगा। साथ ही जमीन पर कई खाली आई ड्रैप कंटेनर पड़े थे। असल में रैन ने शैम नाम की एक आदमी के साथ मिलकर एक हाईटेक कंपनी बनाई थी। फिर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से रैन ने अदर लाइफ नाम का एक आई ड्रॉप बनाया जिसमें इंसान किसी और दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह वीआर हेडसेट इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे इसकी मदद से इंसान कुर्सी पर बैठे हुए ही बेहद खूबसूरत जगहों पर जाकर आजादी महसूस कर सकते थे। फिलहाल रैन इस टेक्नोलॉजी को खुद पर आजमा कर देख रही थी और इस दौरान उसका साथी बायरन उसकी देखरेख करता था, मगर कोई यह नहीं जानता था रैन इस टेक्नोलॉजी को अपने भाई जेरेड पर भी इस्तेमाल कर रही थी। असल में उस दिन समुद्र में तैरते हुए अचानक जेरेड डूब गया था। रैन उसे बचा तो लिया, मगर उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ और तभी से वह कोमा में था। उस दिन से रैन खुद को ही अपने भाई की हालत का जिम्मेदार समझती थी। खैर, बाद में रैन इस टेक्नोलॉजी के जरिए बर्फ में स्नोबोर्डिंग कर रही थी और जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे आई तो अचानक प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी आ गई और वही चीजें फिर से रिपीट होने लगी। जब रैन की आंख खुली तो उसे पता चला कि वह अदर लाइफ की दुनिया में पिछले 6 दिन से थी। प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही थी। ये बात रैन समझ गई थी, पर वह इस गड़बड़ी को ठीक करके इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उसका साथी शैम पहले ही इन्वेस्टर्स को अदर लाइफ का सैंपल दिखाकर कह चुका था कि इसके जरिए इंसान कई दिनों तक अपनी मनचाही चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद रैन और शैम के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर थोड़ी बहस हो गई। रैन की जिंदगी में पहले ही काफी परेशानियां चल रही थीं और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड और कलीग डैनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। खैर, रात को रैन और बायरोन ने मिलकर कोड में छुपी हुई गड़बड़ी को ढूंढ निकाला और एक बार फिर नए वर्जन को आजमा कर देखा। अब तक रैन पूरे 482 बार इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर चुकी थी। कुछ दिन बाद रैन हॉस्पिटल जाकर एक बार फिर अपने भाई पर इसका टेस्ट किया और इस बार एक पल के लिए जेरेड की आंखें खुली। तब रैन को उम्मीद की किरण दिखाई दी और जब उसने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हाँ, कोमा वाले मरीज आंख को हिलाते रहते हैं, नॉर्मल बात है। फिर अगले दिन रैन अपने पिता से मिलने गई, जो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। रैन अदर लाइफ के जरिए जेरेड को कोमा से बाहर लाना चाहती थी। उसने कहा कि गलत कोड की वजह से टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी हो रही है। रैन अपने पिता से मदद मांगती है, पर रैन के पिता मदद करने के लिए इनकार कर देता है। रैन के बातों से उनके पिता सहमत नहीं थे। तब रैन गुस्से में कहा कि आप तो जेरेड को ठीक होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पिता बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। बाद में ऑफिस में शैम और बयोन ने देखा कि रैन ने कोड में जितने नेनाइट्स बताए थे उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। उन्होंने रैन से पूछा कि वह इस टेक्नोलॉजी को इतना शक्तिशाली क्यों बनाना चाहती है, तो रैन ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद शैम और रैम अकेले थे तो शैम ने कहा कि क्यों ना वह सरकार को यह टेक्नोलॉजी बेच दें ताकि इसे वर्चुअल जेल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी से कैदियों को कई सालों तक उनके दिमाग में ही कैद कर दिया जाएगा, जबकि असल जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा होगा। लेकिन रैन को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद वह बिल्डिंग से निकली तो उसे डैनी मिल गया। उन्होंने रात गुजारी और बाद में रैन उसे अदर लाइफ के जरिए स्नोबोर्डिंग करवाई, जिसमें डैनी को बहुत मजा आया। इसके बाद रैन तैयार होने चली गई और डैनी ने एक आई ड्रॉप अपनी आंख में डाल ली, मगर वह यह नहीं जानता था कि ये वाली आई ड्रॉप खास चैरेट पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी। अचानक डैनी को दौरे पड़ने लगा और रैन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मगर बदकिस्मती से डैनी बच न सका। इसके बाद जब शैम को इसकी खबर मिली तो उसने गुस्से में रैन से पूछा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा आई ड्रॉप तैयार किया था जिससे बेचारे डैनी की मौत हो गई। इस वक्त उनके बाकी सभी एक्सपीरियंस की आई ड्रॉप्स को सरकार की मान्यता मिल गई थी, मगर इस घटना की वजह से पूरे मीडिया में उनकी बदनामी हो गई। सरकार तो उनकी कंपनी बंद करने की फिराक में थी, मगर शैम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पैसे और नाम का इस्तेमाल करके सरकार से डील कर ली, जिसके मुताबिक सरकार उनके खिलाफ लगे आरोपों को वापस ले लेगी और इसके बदले रेन को 1 साल अदर लाइफ की वर्चुअल जेल में गुजारना होगा। जब रैन को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि शैम ने उसे धोखा देकर उसके आइडिया को बेच दिया था। मगर अब कंपनी को बचाने के लिए कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए रैन को भी राजी होना ही पड़ा। फिर रैन को टेस्टिंग रूम में लाया गया, जहां बायरोन ने उसे आई ड्रॉप दी। अगले ही पल उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। वहां पानी, खाना, एक मैट, टेबल फैन और टॉयलेट भी मौजूद था
और रैन कसरत करके खाना खाकर टेबल पर अपने मन की बातें लिखकर किसी तरह समय काटने लगी। इस कमरे में एक स्क्रीन भी थी जहां उसका जेल में बिताया समय दिखाई देता था। पहले कुछ दिन तो रैन डैनी और जेरेड की याद में कमजोर बना दिया, और फिर बाद में उसने सोचा कि वह अपने भाई को अदर लाइफ के जरिए असलियत में वापस जरूर लाएगी। आखिरकार 1 साल बीत गया और अब रैन असल जिंदगी में वापस जाने वाली थी। मगर यह क्या, स्क्रीन फिर से 0 हो गई और समय फिर चल पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और तब यह समझ आया कि उसके बाहर जाने का कोड खराब हो गया था। वह परेशान होकर आसपास की चीजें तोड़ने लगी। कुछ ही देर शैम और बयोन ने देखा कि रैन ने कोड में जितने नेनाइट्स बताए थे उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। उन्होंने रैन से पूछा कि वह इस टेक्नोलॉजी को इतना शक्तिशाली क्यों बनाना चाहती है, तो रैन ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद शैम और रैम अकेले थे, तो शैम ने कहा कि क्यों ना वह सरकार को यह टेक्नोलॉजी बेच दें ताकि इसे वर्चुअल जेल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी से कैदियों को कई सालों तक उनके दिमाग में ही कैद कर दिया जाएगा, जबकि असल जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा होगा। लेकिन रैन को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद वह बिल्डिंग से निकली तो उसे डैनी मिल गया। उन्होंने रात गुजारी और बाद में रैन उसे अदर लाइफ के जरिए स्नोबोर्डिंग करवाई, जिसमें डैनी को बहुत मजा आया। इसके बाद रैन तैयार होने चली गई और डैनी ने एक आई ड्रॉप अपनी आंख में डाल ली, मगर वह यह नहीं जानता था कि ये वाली आई ड्रॉप खास चैरेट पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी। अचानक डैनी को दौरे पड़ने लगा और रैन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मगर बदकिस्मती से डैनी बच न सका। शैम के सामने अब एक कठिन निर्णय था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनी। उसने सोचा, क्या यह सही होगा? कुछ देर सोचने के बाद शैम ने अपने निर्णय पर मुहर लगा दी। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। रैन को उसकी गलतियों के लिए सजा दी जाती है। वह खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाता है जहां सिर्फ अंधकार है। रैन अब एक वर्चुअल जेल में है। यहां सब कुछ डिजिटल है, परंतु उसकी कैद असली है। इस कमरे में एक स्क्रीन भी थी जहां उसका जेल में बिताया समय दिखाई देता था। पहले कुछ दिन तो रैन डैनी और जेरेड की याद में कमजोर बना दिया, और फिर बाद में उसने सोचा कि वह अपने भाई को अदर लाइफ के जरिए असलियत में वापस जरूर लाएगी। आखिरकार 1 साल बीत गया और अब रैन असल जिंदगी में वापस जाने वाली थी। मगर यह क्या, स्क्रीन फिर से 0 हो गई और समय फिर चल पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और तब यह समझ आया कि उसके बाहर जाने का कोड खराब हो गया था। वह परेशान होकर आसपास की चीजें तोड़ने लगी। उसे दरवाजे पर थोड़ी जगह दिखाई दी तो वो उसे तोड़कर बाहर आ गई। उस कमरे से बाहर रैन एक स्टोरेज रूम में पहुंची जहां खाना और पानी था, और साथ ही एक मॉनिटरिंग रूम भी था जहां से उस पर नजर रखी जाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसे अदर लाइफ में नहीं बल्कि असल जेल जैसे कमरे में कैद किया गया था। तभी अचानक ये गार्ड वहां आ गया, पर रैन तुरंत वहां से भाग निकली। उसने किसी की गाड़ी चुराई और इस इलाके से बाहर आ गई। फिर उसने देखा कि सड़कों पर अदर लाइफ की एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगी थी। अब वो सीधा अपने ऑफिस पहुंच गई, पर वो तो एकदम खाली था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई तो पता चला कि उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक रैन पिछले 1 साल से इटली में रह रही थी। ये सुनकर रैन ने उन्हें समझाया कि वो अदर लाइफ की को फाउंडर है और उसे पिछले 1 साल से कैद में रखा गया था। और जब पुलिस उसके साथ उस कमरे को देखने गई तो वहां कुछ भी नहीं था। ये देखकर पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे घर वापस जाने को कहा। अब रैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और किस पर विश्वास करे। इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में गई, पर यहां भी कोई और ही रहता था। रेन का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे उसकी पसलियों के पीछे कोई ढोल बज रहा हो। उसका छोटा भाई जेरेड मर रहा था। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, किस्मत का एक क्रूअल ट्विस्ट। समय हाथ से फिसल रहा था। आवर ग्लास के हर रेत के कण जैसे उसके कॉफिन में कील ठोक रहे थे। बिल्कुल हताश, राइना ने एक आखिरी उम्मीद को थाम रखा था। एक लाइफ सेविंग केमिकल, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, लेकिन वो इलीगल था। उसके पोटेंशियल डेंजर्स की वजह से बैंड। पूरा शहर हाई अलर्ट पर था। हर जगह सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए थे। रेन के पास बस एक ही रास्ता था, उसके पिता की जंगल में छुपी हुई अबैंडन्ड लैब। वहां उलझी हुई बेलों और चहचहाते कीड़ों के बीच एक मौका था। जेरेड को बचाने का एक मौका, मौत को मात देने का एक मौका।
जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन राइना आगे बढ़ती रही। हर कदम डर और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। लैब, जो उसके पिता की ब्रिलियंस का एक डिकेइंग टेस्टामेंट था, धीरे धीरे सामने आया। अंदर धूल के कण हवा में तैर रहे थे। इक्विपमेंट डॉर्मेंट पड़े थे, जैसे अपने जागने का इंतजार कर रहे हों। और बीच में प्रिंटर, टेक्नोलॉजी का ये अजूबा जो मैटर को मोलेक्युलर लेवल पर असेंबल कर सकता था, जेरेड की सर्वाइवल की था। रेन ने सिस्टम बूट किया। इलेक्ट्रिसिटी की हम आशा की सिम्फनी की तरह थी। केमिकल का डिजिटल ब्लूप्रिंट स्क्रीन पर चमक रहा था। आशा, फ्रैजाइल लेकिन सच्ची, उसके सीने में जागी। घंटे पलक झपकते ही गुजर गए। रेन फ्रैंटिकली टाइपिंग कर रही थी और एंग्शियसली मॉनिटर कर रही थी। थकान उसे घेर रही थी, लेकिन वो आराम नहीं कर सकती थी, नहीं जब तक जेरेड की जान अधर में लटकी हुई थी। बाहर जंगल की सिम्फनी गूंज रही थी। कीड़े चहचहा रहे थे, अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसरा रहे थे। पुराने घर की हर आहट से रेन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। पैरानोया, उसने खुद को समझाया। बस हवा होगी। एक टहनी टूटी, उसका खून सूख गया। कदमों की आहट, कोई बाहर था। दरवाजा खड़खड़ाकर खुला और उसके पिता सामने थे। उनके चेहरे पर एक थका हुआ लेकिन राहत भरी मुस्कान थी। रेन को राहत मिली, डर गायब हो गया। वो उसे ट्रैक कर रहे थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने स्क्रीन पर ब्लूप्रिंट देखा, उसके चेहरे पर दिख रही अर्जेंसी को समझा। अंडरस्टैंडिंग आई, उसके बाद एक स्टीली रिजॉल्व। वो उसे अकेले इसका सामना नहीं करने देंगे। उन्होंने पूरी रात साथ काम किया। रेन, द डिजिटल आर्किटेक्ट, उसके पिता, द सीजन्ड इंजीनियर। आखिरकार जैसे ही भोर ने आकाश को आशा के रंगों से रंगा, प्रिंटर बंद हो गया। प्रोटोटाइप तैयार था। सेक्शन 5, जेरेड्स फ्लीटिंग रिकवरी। हॉस्पिटल का कमरा बिल्कुल स्टेरिल था, हवा में निराशा थी। जेरेड मशीन से घिरा हुआ था, उसकी सांसें धीमी और थीं। रेन ने प्रोटोटाइप इंजेक्ट किया, उसका हाथ कांप रहा था। असर लगभग तुरंत दिखा। जेरेड के चेहरे पर रंग वापस आ गया। उसकी सांसें नॉर्मल हुईं, उसने राइना का हाथ मजबूती से थाम लिया। आशा, जो पहले एक टिमटिमाते हुए दिए की तरह थी, अब एकदम चमक उठी। डॉक्टर्स हैरान थे। नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन जैसा आया था वैसा ही चला गया। मिरेकल खत्म हो गया। जेरेड्स वाइटल्स गिरने लगे। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश के बावजूद बेबस थे। सेक्शन 6, द वॉल्स क्लोज इन ए शैटर्ड रियलिटी। निराशा रेन को डुबोने के लिए तैयार थी। वो हार गई थी। जेरेड चला गया था। जैसे ही दुख ने उसे घेरा, उसे एक एहसास हुआ। उसके आसपास का हॉस्पिटल रूम अलग लग रहा था, आर्टिफिशियल। दीवारें चमक रही थीं, मशीन्स की बीप विकृत हो रही थीं। उसके अंदर घबराहट हुई, उसका गला घुटने लगा। ये सच नहीं हो सकता। दुनिया प्रकाश और ध्वनि के एक अव्यवस्थित बहुरूप दर्शक में विलीन हो गई। फिर अंधेरा छा गया। जब रेन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक सफेद खाली सेल में पाया। सेक्शन 7, ट्रैप्ड इन अ डिजिटल नाइटमेयर। घबराहट रेन के गले पर चिया रही थी। सेल ठंडा था, स्टेराइल, हर सतह चिकनी और क्षमाशील थी। एक ही नंगा बल्ब कठोर परछाया डाल रहा था, जिससे उसके एकांत की भावना और बढ़ गई। यादें वापस आ गईं, गिरफ्तारी, मुकदमा, सजा। उसे इलीगल केमिकल बनाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। एक वर्चुअल प्रिजन में जिंदगी की सजा सुनाई गई थी। उसकी चेतना एक डिजिटल हेल्थस्केप में फंस गई थी, जिसे उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जेरेड, लैब, उसके पिता, ये सब इतना वास्तविक लगा था। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जिससे वह एक डिजिटल लैबिरिंथ में खो गई थी। सेक्शन 8, द पपेट मास्टर रिवील्ड। सेल के बाहर एक आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। श्याम, उसका पूर्व सहकर्मी, उसका प्रतिद्वंद्वी, जिसने उसके शोध का पर्दाफाश किया था। वह रोशनी में आया। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसने अपने विश्वासघात के बारे में बताया। प्रसिद्धि और पहचान के लिए उसका लालच उसे उसके काम को चोरी करने और उसे जेल में देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। आभासी दुनिया, उसके पागलपन में उतरने को देखने के लिए एक क्रूर प्रयोग। लेकिन श्याम ने उसे कम आंका था। उसने उसे उसके बचने की कुंजी दी थी, यह जानकारी कि यह सब एक भ्रम था, एक निर्माण जिसे वह संभावित रूप से नियंत्रित कर सकती थी।
सेक्शन 9 रिक्लेमिंग हर क्रिएशन, फेसिंग हर डीमंस। गुस्से ने रेन के अगले कदम को हवा दी। उसने आभासी दुनिया में प्रवेश किया। प्रौद्योगिकी की उसकी समझ उसका हथियार थी। सेल की दीवारें टिमटिमाई, कमजोर हुईं, फिर प्रकाश के कणों में विलीन हो गईं। उसने श्याम का सामना किया। उसका गुस्सा स्पष्ट था। उनके आसपास की आभासी दुनिया विकृत हो गई, जो उनके टकराव की अशांति को दर्शाती है। उसने उसका जीवन, उसका काम चुरा लिया था। उसके भाई के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया था। लेकिन गुस्से के बीच एक दिल दहला देने वाला एहसास हुआ। वह लापरवाह थी। जेरेड को बचाने की अपनी हताशा से अंधी हो गई थी। सही और गलत के बीच की रेखा उसके दुख से धुंधली हो गई थी। उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गई थी। सेक्शन 10 द वेट ऑफ हर एक्शंस, रिडेम्पशन एंड रिमोर्स। रेन आभासी जेल से मुक्त हो गई। उसका दिमाग वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। लैब वैसे ही थी जैसे उसने छोड़ी थी। प्रोटोटाइप अभी भी प्रिंटर में था, लेकिन जीत खोखली लगी। जेरेड चला गया था, और जबकि श्याम को अपने कार्यों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा, यह उसके भाई को वापस नहीं लाएगा। उसकी पसंद का बोझ, उसके कार्यों के परिणाम उस पर हावी हो गए। उसने प्रोटोटाइप को पकड़ रखा, जो उसकी प्रतिभा और उसकी मूर्खता दोनों का प्रतीक था। उसने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ रेखाओं को पार नहीं किया जाना था। उसके कार्यों की कीमत एक ऐसा बोझ जिसे वह हमेशा ढोती रहेगी। सेक्शन 11 फाइंडिंग सॉलिस, अ न्यू डॉन बाय द सी। रेन किनारे पर खड़ी थी। लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। नमकीन हवा, अनंत क्षितिज, उसकी परेशान आत्मा के लिए एक मरहम। प्रोटोटाइप रेत में पड़ा हुआ था। उस अतीत की याद दिलाता था जिसे वह बदल नहीं सकती थी। उसे मोचन का एक माप मिला था, श्याम को उजागर करना और अपनी रचना को वापस लेना। लेकिन यात्रा ने उसे अटल रूप से बदल दिया था। अनुभव ने महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन की एक नई समझ को जन्म दिया था। जैसे ही सूरज उगा, आकाश को आशा और नवीनीकरण के रंगों से रंग दिया। राइना ने एक मौन प्रतिज्ञा की, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग अच्छे के लिए करना, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयास करके जेरेड की स्मृति को सम्मानित करना।